जब हम लिंक्स की बात करते हैं तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि लिंक्स कितनी टाइप्स के हैं। मेजर दो टाइप्स जो हैं वो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स में फ़र्क ये होता है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करें एक ही वेबसाइट के अंदर तो वो इंटरनल लिंक कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मोबाइल स्टोर की जो वेबसाइट की एग्जांपल थी, उसमें मैं होम पेज से अपने अबाउट के पेज पे या कॉन्टैक्ट पेज पे लिंक करूँ, तो गूगल जब मेरे होम पेज पर आएगा तो वो अबाउट कॉन्टैक्ट दूसरे पेजेस पर भी जाएगा क्योंकि मैंने लिंक किया हुआ है। तो गूगल लिंक टू लिंक जंप करता है, ये चीज़ आपने ज़हन नशीन कर लें, ये बार बार आपको याद आनी चाहिए। सो गूगल लिंक टू लिंक जंप करता है, जब वो मेरे होम पेज पे आएगा वो देखेगा इस पे अबाउट पेज पे भी लिंक जा रहा है, उस पे भी जाएगा, उस पे देखेगा कि कॉन्टैक्ट पे भी जा रहा है, वो सब पेजेस पे जाएगा और सब ऐसे क्रॉल करता जाएगा और अल्टीमेटली मेरी पूरी वेबसाइट क्रॉल कर लेगा क्योंकि हर पेज लिंक टू लिंक जुड़ा हुआ होगा। हमने पेज स्ट्रक्चर में ये बात की थी, अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो गूगल उसको अच्छी तरह क्रॉल भी कर सकेगा। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। वो सारे लिंक्स जो मेरी वेबसाइट यानी कि मेरी डोमेन के अंदर ही रहकर चल रहे होंगे। तो मेरी डोमेन अगर uSman.com है या usman.co है, अगर उस पे लोग उस पे गूगल आता है और मेरे सारे लिंक्स usman.com पे ही रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि मुझे वो सारे इंटरनल लिंक्स के तौर पे काउंट होंगे। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक जा रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक कहलाता है मेरे लिए। सो होगा क्या कि जब मैं किसी वेबसाइट को लिंक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें एक चीज़ की डेफिनेशन मैंने देनी थी, वो मैंने डेफिनेशन दी, विकिपीडिया के ऊपर लिंक कर दिया। अब मेरी वेबसाइट से विकिपीडिया को एक लिंक मिल रहा है और ये होगा कि जब गूगल मेरी वेबसाइट पे आएगा, क्रॉल करेगा, तो देखेगा कि इसके कहाँ-कहाँ लिंक्स जा रहे हैं। जहाँ उसको इंटरनल लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर उसको एक विकिपीडिया पे भी लिंक मिलेगा, जो कि मेरी वेबसाइट से बाहर विकिपीडिया की वेबसाइट पे जा रहा है। तो एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे लिंक जाने को एक्सटर्नल लिंक्स बोलते हैं। सो इन शॉर्ट ये 2 मेजर टाइप्स के लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। ये याद रखिएगा, जब आपको कोई लिंक करता है, तो बेसिकली वो उसके लिए एक्सटर्नल होता है और आपके लिए वो इनबाउंड लिंक कहलाता है। तो हमने करना ये होता है कि लिंक बिल्डिंग में कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके एक्सटर्नल लिंक्स खुद के लिए लेने होते हैं। यानी कि वो हमें लिंक करेंगे तो उनकी वेबसाइट के लिए वो सब एक्सटर्नल लिंक्स होंगे और हमारे लिए वो इनबाउंड लिंक होगा। जबकि इंटरनल लिंक्स का मतलब ये है कि मेरे पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे वो लिंक्स जा रहे हैं और ये सारा गूगल जब भी क्रॉल करेगा मेरी वेबसाइट के अंदर ही क्रॉल करेगा। सो एक्सटर्नल लिंक्स जब मैं किसी से लूँगा तो उसकी भी 2-3 टाइप्स हैं, जो कि किस किस तरह से आप जो है ना वो लिंक्स ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो नेचुरल लिंक्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लिंक्स कितनी तरह के आप इनबाउंड लिंक्स ले सकते हैं। आपको यह समझना ज़रूरी है कि लोग बाकायदा एसईओ में ये एक एज़ अ प्रैक्टिस करते हैं और इसको लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एथिकल रहते हुए हमने लिंक्स लेने हैं, जिसके लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल लिंक्स की। नेचुरल लिंक्स बेसिकली वो सारे लिंक्स जिसमें आपको किसी ने आपकी वजह से आपको रिवार्ड किया हो, आपके बगैर कहे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि लोग आपको खुद लिंक करना शुरू कर दें, वो बगैर किसी एफर्ट के, आपको कहना ना पड़े, आपको उनको ज़रूरत सी कोई कन्विंस ना करना पड़े, कोई ट्रेड ना करनी पड़े, उन सबको नेचुरल लिंक्स बोलते हैं। और सबसे अच्छे लिंक्स यही होते हैं। मतलब ये कि आप अपनी वेबसाइट को और ख़ुद को, अपने कंटेंट को इस कदर बेहतर कर लें कि लोग आपके बारे में बातें करें। ऐसे आप मतलब कोई आप ऐसी चीज़ बेच रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, लोगों को लगे कि जब भी उनको कोई रेफ़र करना है तो वो आपके वेबसाइट को लिंक करेंगे, या जब भी उनको कुछ किसी को एग्जांपल देनी है तो आपको लिंक करेंगे। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं मोबाइल स्टोर की फॉर एग्जांपल कोई इवेंट करता हूँ और इवेंट पे जर्नलिस्ट आते हैं, वो आके कवर करते हैं और अगले दिन जाकर वो सारी न्यूज़ पब्लिश करते हैं और मेरे वेबसाइट को लिंक देते हैं। तो बेसिकली मैंने उनको नहीं बोला कि भाई आप मेरे लिए आर्टिकल लिखें, बल्कि मैंने तो एक इवेंट किया था जो कि जिससे उनको बेनिफिट हुआ या जिससे लोगों को बेनिफिट हुआ, उन्होंने न्यूज़ क्रिएट की। सो एक न्यूज़ वर्दी काम हो सकता है, एक ऐसा काम कि आप लोगों को हेल्प करें, गाइड करें। जैसे कि हाउ टू बाय मोबाइल्स हमने पहले बात की थी कंटेंट के अंदर। अगर आप एक गाइड लिखते हैं या आप ऐसा कुछ कंटेंट एक आर्टिकल लिखते हैं और अगर किसी को लगता है कि जी वो लोगों को मसला होता है और वो जब भी कोई पूछे कि गाइड मतलब मुझे चाहिए, कहाँ करूँ, कहाँ से मैं हासिल करूँ, तो वो आपको लिंक कर सकता है। मतलब कि आपने कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है कि लोग उसको लिंक कर सकें। लिंक वर्दी कंटेंट बोलते हैं उसको, ऐसा लिंक जो लोग खुद करें और उनको लगे कि यार इसने बड़ी मेहनत की है और इससे बेहतर कोई और नहीं लिख सकता। तो जब भी किसी को हेल्प चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो बजाय विकिपीडिया पे जाए, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। सो दूसरी कैटेगरी जो लिंक्स हैं वो है मैनुअल आउटरीच लिंक्स। मैनुअल आउटरीच उसको बोलते हैं, ऐसे लिंक्स जो मैं जाके बाकायदा लोगों से कहूँ कि भाई आपने ये आर्टिकल लिखा है और आपने इनमें 2 लोगों के नाम लिए हैं, इसमें तीसरा मेरा नाम भी ले लें,
या आपने ये आर्टिकल लिखा है, मैं आपके इसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिख देता हूँ जो आपकी आर्टिकल को एनहेंस करेगा और इसमें आप मुझे एक लिंक दे दें। तो होगा क्या कि हम उनको हेल्प कर रहे होंगे उनका कंटेंट बेहतर करने में, जो कि हमारी तरफ से उनको एक फ़ेवर होगी। जबकि उसके अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप हमारा लिंक, यानी कि वो हमारा लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाएगा और जब वो उसका लिंक लग जाएगा तो हमें एक बैक लिंक अर्न हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक फ़ेवर होगी। और जब भी गूगल उनकी वेबसाइट पे क्रॉल करने जाएगा, वो उनकी वेबसाइट पे देखेगा कि एक लिंक वापस हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, और जैसे ही गूगल वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, जितनी उस पेज की अथॉरिटी होगी उतनी अथॉरिटी मुझे या हमारी वेबसाइट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो बेसिकली ये लिंक की अथॉरिटी ऐसे ट्रांसफ़र होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं या लिख भी रहे हैं, तो आप आउटरीच करते हैं। आउटरीच भी इस तरह से कि आप उनको कन्विंस करते हैं, उस पेज के ऑथर को, उस न्यूज़ के ऑथर को, वेबसाइट के ऑनर को, जो भी वो मैनेज कर सकता है। आप उनसे बात करेंगे कि आपने ये 10 टॉप 10 वेबसाइट्स लिखी हैं जहाँ से आप मोबाइल बाय कर सकते हैं। हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आप प्राइसेस देखें कंपैरेटिव है, बेहतर हैं, तो आप क्यों ना इसके अंदर एक 11th वेबसाइट भी डाल दें, या आप 15 वेबसाइट डाल दें जिसमें से एक मेरा नाम भी लिख लें। आपका कंटेंट ऑलरेडी रैंक कर रहा है, आप एनहांस कर दें अपने आर्टिकल को। तो आप कन्विंस करते हैं वेबसाइट ओनर को ताकि वो अपनी वेबसाइट को बेहतर करे और आपको एक लिंक दे। सो बेसिकली ये एक और तरीका है आउटरीच का। इसमें बेशुमार जो है क्या कहते हैं एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि मोबाइल गाइड की मैंने बात की थी कि मोबाइल बाय कैसे करना है या चीप मोबाइल कैसे बाय करना है। तो अगर किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें वो उनको एक सवाल पूछा है, आप उनको जाके बता सकते हैं कि जी भी आपका सवाल का जवाब हमारे पास है, आप क्यों ना एक लिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल दें, ताकि आपके ऊपर जब भी कोई आर्टिकल पढ़ने आए उस पर क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। तीसरी जो ऑप्शन है कैटेगरी, वो है सेल्फ क्रिएटेड नॉन एडिटोरियल लिंक्स। नॉन एडिटोरियल लिंक्स इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कोई जर्नलिस्ट या कोई और नेचुरल किस्म से ये लिंक्स नहीं आते हैं। आप खुद अपनी वेबसाइट का लिंक जाके दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। किसी ने आर्टिकल लिखा है, आप नीचे जाके ब्लॉग कमेंट करते हैं, ब्लॉग कमेंट के अंदर अपना लिंक छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये आपने लिंक खुद क्रिएट किया, उसने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपने लिए लिखा था या अपनी ऑडियंस के लिए, आप उसको कहते हैं कि उस आर्टिकल से एंगेज करते हैं। उसने कोई सवाल पूछा है, कोई ऐसी बात वो मिस कर गया है, या कोई ऐसी बात जो आप एनहांस कर सकते हैं, या आपको सिंपल अच्छा लगा कि उसने आर्टिकल लिखा है, आप उसको एक रिकमेंडेशन लिखेंगे और साथ ही आप अपना एक लिंक भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो आपको अलाउ करे, ताकि अगर वो कमेंट पब्लिश होगा उस पे आपका एक लिंक आ जाएगा। जैसे ही गूगल उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा और आपके कमेंट्स में आपका लिंक देखेगा, तो आपके लिंक से आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब ये लिंक हमने खुद क्रिएट किया, खुद ढूंढ के वेबसाइट पे जहाँ पर हमें करना चाहिए था। फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आप कोई इवेंट करते हैं, आप कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं, आप कोई नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, कुछ भी आप ऐसा काम करें जो न्यूज़ वर्दी हो, उसके लिए आप प्रेस रिलीज़ लिख सकते हैं। प्रेस रिलीज़ एक आर्टिकल की तरह ही एक रिलीज़ होती है जो कि आप अखबारों को भेजते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको पब्लिश करें, क्योंकि एक न्यूज़ वर्दी आइटम है। उसमें आप सारी की सारी खबर अच्छी तरह से मेंशन कर देते हैं ताकि लिखने वाले को ये मसला ना हो कि उसको पता ना हो कि खबर क्या है। प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट्स भी हैं। आप प्रेस रिलीज़ अपने ब्लॉग पे भी डाल सकते हो, लेकिन आप प्रेस रिलीज़ दूसरी वेबसाइट से भी डाल सकते हो। जब आपकी पहले प्रेस रिलीज़ अप्रूव होगी, उस वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर आपका लिंक लगा होगा और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक वापस आ रहा होगा। इसी तरह से डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे आपको फ़ोन की डायरेक्टरी होती है, पीसीएल अगर आपने फ़ोन लगवाया है या कोई भी और फ़ोन आप किसी भी मुल्क में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फ़ोन की डायरेक्टरीज़ मिल जाती हैं जिसको येलो पेजेस भी बोलते हैं। तो येलो पेजेस वेब पे भी हैं, वेब पे भी डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप जाके बिज़नेस का नंबर या उनकी वेबसाइट निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप एक सर्टेन कैटेगरी में आपकी वेबसाइट है, आप जाएँ डायरेक्टरीज़ ढूँढें अपने बिज़नेस के अंदर और ई-कॉमर्स की वेबसाइट ढूँढ लें, जहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्टरीज़ ढूँढ लें, जहाँ पर आप अपना बिज़नेस की डिटेल्स पब्लिश कर सकें। तो वो भी लिंक जब पब्लिश होगा, गूगल उधर जाएगा और आपको देखेगा कि जी अच्छा वहाँ से भी लिंक्स आ रहे हैं। तो ये एक और तरीका है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है जिसमें आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। पहले मैंने कहा कि आप जाके किसी से आउटरीच करें और उनको बोलें कि आपने आर्टिकल लिखा है, तो इसके अंदर एक और आर्टिकल के अंदर एडिशन कर दें। लेकिन यहाँ पर आप गेस्ट ब्लॉग में क्या कर सकते हैं, आप जाके किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए एक ऐसा आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ जो आप नहीं लिख पा रहे हैं या आपकी वेबसाइट पर भी एग्जिस्ट नहीं करता और आपकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। आप उसको कन्विंस करेंगे और आर्टिकल का उसको टाइटल भेजकर, उसको थोड़ी सी आउटलाइन भेजकर बताएंगे कि मैं ये लिखना चाहता हूँ। अगर वो आपको अलाउ करेगा, आप आर्टिकल पूरा लिखेंगे जो कि उनकी ऑडियंस को हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जब सिग्नेचर में, यानी कि नीचे ऑथर की डिटेल्स आएंगी, आप उस ऑथर की डिटेल्स में अपना नाम, अपनी डिस्क्रिप्शन और अपने लिंक्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपको पहले बात करनी पड़ेगी उस वेबसाइट के ऑनर से कि भाई मुझे कितने लिंक अलाउड हैं। वो हो सकता है आपको खुद बता दे कि भाई आप लिंक्स नहीं लगा सकते,
या आप लगा सकते हैं तो 1 या 2 लिंक्स लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने देखना है कि कितने लिंक्स की आपको इजाज़त मिली है। आप उस लिंक्स को उस तरह से उसको पब्लिश करें और उसके बाद जो है जब जैसे ही वो आर्टिकल पब्लिश होगा, गूगल उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि लिंक्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी लिंक की वैल्यू मिलेगी। तो ये इसके अलावा बेशुमार ये तरीके लिखे हुए हैं जो कि इन डिटेल बहुत डिटेल में चले जाएंगे। आप इनमें से डिफरेंट तरीक़ों अडॉप्ट करके अपने लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमें ऑन पेज तो करनी होती है, लेकिन लिंक्स भी हमें बनाने होते हैं, और लिंक्स का मैंने आपको एक समरी ऑलमोस्ट दे दी है कि लिंक्स आप किस किस तरह से बना सकते हैं। ये टोटली एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसमें जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे इस मामले में कि कैसे आपने लिंक्स लेने हैं, कहाँ से लिंक्स लेने हैं और कैसे कैसे इसको बेहतर करते जाना है। अभी तक हम लिंक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लिंक्स होते कैसे हैं? तो अगर आप एक लिंक देखें तो उसका HTML में कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये HTML में लिंक का स्ट्रक्चर ये होता है, जिसमें A टैग ओपन होता है, आगे href लिख के आप लिंक लिखते हैं। लिंक के बाद आप उसमें अगर टाइटल ऐड करना चाहें तो टाइटल की भी गुंजाइश होती है, और टाइटल ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद आप अल्टीमेटली वो एंकर टेक्स्ट लिखते हैं, ये वो टेक्स्ट होता है जो सामने नज़र आता है लोगों को, और उसके बाद आप A टैग क्लोज़ करते हैं। तो ये आपको HTML मैंने जब शुरू में डिस्कस किया था उसमें भी आपको डिस्कस किया, और अब जब हम नेम एज एसईओ जाए उसके ऊपर हमने जब बात की थी उसमें भी लिंक का स्ट्रक्चर कुछ आपको मैंने पहले भी बताया था। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो लिंक है इसमें जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ये जो URL वाला पार्ट है, ये URL वाला पार्ट बेसिकली जब गूगल किसी वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पर लिंक लगा हुआ होगा तो वो देखेगा कि ये कौन सा URL है जिस पर लिंक जा रहा है। ये URL मैटर करेगा। इस URL को मेक श्योर करें कि ये आपका वो इंटेंडेड URL है जहाँ पर आपको लिंक लेना है। जिस पेज के लिए आप लिंक बिल्ड कर रहे हैं, जिस पेज पे आप ट्रैफिक लैंड करवाना चाहते हैं, तो आप उसका URL लिखेंगे, और साथ जो एंकर टेक्स्ट है वो एंकर टेक्स्ट भी मेक श्योर करें कि आपका कीवर्ड के अराउंड ही है, क्योंकि गूगल ये देखेगा कि लिंक तो आ रहा है लेकिन किस एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट आ रहा है। ये जो आपको एंकर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये आपका कीवर्ड होना चाहिए, जो आपका URL है वो आपका बेसिकली वो URL जिस पे लैंड करवाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद करनी है कि जब मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च करनी है और हर पेज पे आपने एक प्राइमरी कीवर्ड देकर बाकी उसके सपोर्टिंग कीवर्ड का एक ग्रुप बनाकर उस पेज को सिर्फ उन्हीं सर्टेन एक ग्रुप के कीवर्ड्स के अराउंड ही आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो जब आप याद रखें, जब आप लिंक बिल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ वैलिड है। आपने एक पेज मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ किया। आप जब लिंक बिल्ड करेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन प्राइसेस को एंकर टेक्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये उस पेज का कीवर्ड है और उसका URL भी उसी पेज का होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने ऑप्टिमाइज़ एक पेज एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट किया, उसके बाद आपने उसको लिंक किसी और तरह से किया। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था। स्ट्रक्चर आप ज़हन नशीन कर लें। आपको इसको बार बार लिखना नहीं होता। अगर आप वर्डप्रेस या कोई और CMS यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप बस सेलेक्ट करते हैं, उसको हाइपर लिंक कर देते हैं। लेकिन जब वो पब्लिश होता है HTML में इस तरह से पब्लिश होता है, तो ये HTML वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए कि आपका एक तो लिंक होना चाहिए और लिंक में आपका URL प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपका वो जो एंकर टेक्स्ट है उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट ही लिंक क्लिकेबल होगा, और जो एंकर टेक्स्ट में आपने लिखा हुआ होगा उसके अगेंस्ट आपके इस लिंक की रैंकिंग अप होगी। सो ये समझ लें कि अगर आप खाली लिंक पब्लिश करेंगे, गूगल आपको वैल्यू तो ट्रांसफ़र करेगा जिससे आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें गूगल में ऊपर रैंक करना है, और हमें गूगल में रैंक करना है हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने शुरू में रिसर्च किए थे, और जिस पेज के अगेंस्ट रिसर्च किए थे हम ये चाहेंगे कि उस पेज को ऑप्टिमाइज़ भी करें। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम उसके लिंक्स भी बिल्ड करें, लेकिन एंकर टेक्स्ट में वही कीवर्ड यूज़ करें जो हमने रिसर्च करके उसको साथ असाइन किए हैं। अगर आप यही कीवर्ड यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली गूगल में जब ये कीवर्ड सर्च होंगे इसके अगेंस्ट आपकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गूगल देखेगा कि आपका पेज उस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ है। आपने आपके वेबसाइट पे जो लोग लिंक कर रहे हैं, जो दूसरी वेबसाइट से हमें लिंक्स आ रहे हैं, वो भी इसी कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। गूगल समझेगा कि भाई ये तो वेबसाइट बेहतरीन है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जब भी कोई इसको सर्च करेगा तो मैं तो उसको ऊपर दिखाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इसी कीवर्ड पे लिंक कर रहे हैं, और ये वेबसाइट के ऊपर भी ऑलरेडी इसकी बात हो रही है, ये सारा ऑप्टिमाइज भी है, इसकी डेंसिटी भी उसी कीवर्ड के अराउंड है। सारी चीज़ें गूगल जब कंसीडर करता है, अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग इन कुछ चीज़ों को मिलाकर बनती है, जिसमें ये लिंक बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप लिंक्स बनाएं, अपना वो टारगेट लिंक याद रखें, कौन से पे आप लिंक बना रहे हैं और उसका कीवर्ड कौन सा आना चाहिए। अगर आप होम पेज का लिंक दे रहे हैं, कीवर्ड चेंज करें, अपना होम पेज का कीवर्ड लगाएं। ये नहीं हो सकता कि आपने होम पेज का कीवर्ड लगाकर इनर पेज का लिंक दे दिया, या इनर पेज का कीवर्ड लगा के आपने होम पेज पे लिंक कर दिया है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मसला ये होगा कि आपकी एसईओ जो है वो फोकस नहीं रहेगी, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा और आपको रैंकिंग जो है वो
और आप अपनी ही कंपटीशन क्रिएट करते जाएंगे और रैंकिंग आपकी ख़त्म होती जाएगी। अच्छा कंटेंट तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएट करें, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो अभी ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छाई वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से डिज़ाइन की भी बात हुई थी। सो आपको ये स्किल्स एनहांस करने हैं अपने, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, आप शाय फील मत करें, अपने क्लाइंट से बात करें कि हमें अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छा कंटेंट के लिए हमें अच्छा राइटर चाहिए, ताकि हम उसको प्रोड्यूस करें और उसके बाद हम एसईओ बेहतर करें। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि आपने जो है कंटेंट प्रोड्यूस करवाना है, खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोड्यूस करवा लें। लेकिन एक एक टिप मैं आपको बता सकता हूँ बड़ी अच्छी, जो लोग करते हैं वो ये कि जिनको अच्छा कंटेंट नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो क्यूरेट करना शुरू कर देते हैं। क्यूरेशन का मतलब क्या है? क्यूरेशन का मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि खुद कंटेंट लिख रहे हों, आप जो लोग कंटेंट लिख रहे हैं आप उसको पढ़ें, उसको एनालिसिस करें, उसको कंबाइन करें। आप एक लिस्ट ऐसी बना लें कि वो आप लोगों को अपनी एक लिस्ट बनाकर बताएंगे जी कि मैंने इस हफ्ते में ये 5-10 आर्टिकल देखे हैं जो कि बेहतरीन आर्टिकल हैं। कंटेंट क्यूरेशन बेसिकली किसी का लिखे हुए कंटेंट को, अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करना, बुक मार्क करना, ये इसको कंटेंट क्यूरेशन बोलते हैं। बुक मार्किंग सर्विसेज भी इसीलिए कहलाई जाती हैं कि वो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको बुक मार्क करके रख लेते हैं। तो ये लोगों ने इसको हैबिट बना के कंटेंट क्यूरेशन की एक नई साइंस पूरी जो है ना वो डेवलप होगी कि इंस्टेड कि आप कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को कंटेंट क्रिएट करने दें। जब वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, आप उस कंटेंट को सिर्फ अपनी ऑडियंस तक देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी कि लोग लिस्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर टूल्स की लिस्ट है, एक मोबाइल कैसे ठीक करना है, इसके अगर आपको पता लग गया कि टिप्स कहीं लिखी हुई हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट टू मेंटेन योर वेबसाइट। तो आपने किसी ने लिस्ट बनाई और आपने 8-10 लिस्टें ढूंढी, आपने उन सबको इकट्ठा किया, आपको लगा कि वो अच्छी लिस्टें हैं। आपने उन 5-10 लिस्टों को इकट्ठा करके उनके अंदर जो मवाद था वो पढ़ने के बाद आपने एक अपनी समरी लिखी और समरी के बाद नीचे लिंक दे दिए कि भाई मेरी नज़र में ये 10 लिस्टें हैं जो सबको देखनी चाहिए। जबकि आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई, आपने लिस्टों की लिस्ट बना दी। तो होता ये है कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अगेन इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरह से कंटेंट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने कोई नया थीसिस लिखना है, कोई नए वर्ड्स ईजाद करने हैं। आपने किसी का काम लिखा है, आपको लिखना नहीं आ रहा, आप हफ्ते में एक आर्टिकल ऐसा लिखें जो पूरे हफ्ते की खबरों को इकट्ठा करे और आपकी ऑडियंस को मिल जाए। आप इससे बेसिकली क्या कर रहे होंगे? जिस तरह से आपको चैलेंज फेस होता है कि आप रोज़ाना अच्छा आर्टिकल कहाँ से जाके पढ़ें, आप कौन से टॉप के आर्टिकल्स पढ़ें, कौन सा मतलब जो है इस दफ़ा अच्छा आर्टिकल है, या कौन सी नई न्यूज़ थी, कौन सी नई टिप थी जो मिस कर दी। लोगों के पास टाइम नहीं है। आप इसको कैश कर सकते हैं इस तरह से कि जिनके पास टाइम नहीं है, आप उन्हें कहें कि आप बजाय इसके कि इधर उधर 15-20 वेबसाइट पे देखें जाके, मैं 15-20 वेबसाइट रोज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको हर हफ्ते में टॉप 10 आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, टॉप 10 मोबाइल्स आपको देखने चाहिए, टॉप 10 ऐप्स आपको देखनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल स्टोर चला रहे हैं, ऐप्स एक बड़ी अच्छी कैटेगरी बन सकती है कि आप मोबाइल तो नहीं, आप बेच तो मोबाइल रहे हैं, ऐप्स तो नहीं बेच रहे, लेकिन आपका यूज़र जो मोबाइल ख़रीदेगा वो ऐप्स भी तो डाउनलोड करेगा। अगर आप उस ट्रैफिक को कैप्चर करना शुरू कर दें कि लोगों को ये नहीं पता कि नोट्स के लिए कौन सी ऐप अच्छी है, लोगों को ये नहीं पता कि मैंने फ़ोटो कैमरे के लिए कौन सी ऐप अच्छी है, या एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप अच्छी है। अगर आप रिव्यू करना शुरू कर दें, आप किसी का कंटेंट लिखा हुआ उसको सिर्फ रिव्यू करना है, आपने क्यूरेट करना है कि भाई ये अच्छी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन ये 4 लिस्टें बनी हुई हैं, इन 4 लिस्टों को मैंने एक 5वीं लिस्ट बना दी है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्टें मैंशन है। इस तरह से आप क्रिएटिवली बजाय क्रिएट करने के कंटेंट आप क्यूरेट करते हैं, और कंटेंट क्यूरेशन एक प्रॉपर स्किल बन चुका है। जिनको अच्छी तरह आती है वो सिर्फ दूसरों का कंटेंट शेयर करके उस पर अपना एनालिसिस डालते हैं और वो अपनी जो है ना वो दुकान चलाते हैं। तो बेसिकली आपको भी ये देखना है कि अव्वल तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शुरू में या हर हफ्ते आप दूसरों का कंटेंट देखें, जो अच्छा लिख रहे हैं उनको प्रमोट करें। आपकी ऑडियंस को ये फ़ायदा होगा कि उनको एक ही जगह पे आपसे कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि 15 वेबसाइट जाकर देखें, उनको पता है कि यार ये बंदा रिसर्च करता है, ये बंदा अच्छे आर्टिकल लिख कर रखता है और ये शेयर करता है। जब आप ये आसानी देंगे तो मैं आपकी वेबसाइट बार बार आऊँगा सिर्फ ये पढ़ने कि आपने नेक्स्ट क्या रिसर्च की। अगर आप थोड़ा सा सोचें, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जब आप कुछ शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट वो इसी की एक एग्जांपल है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप शेयर करते हैं।
इसी तरह से आपको कोई चीज़ अच्छी लगे आप अपनी वेबसाइट पे शेयर करें और वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट करें। हमने बात की कि गूगल ना सिर्फ लिंक्स देखता है बल्कि लिंक कहाँ से आ रहे हैं उनकी अथॉरिटी भी देखता है। अगर आप वोटिंग सिस्टम से समझ रहे हैं इसको, तो गूगल ये नहीं देखता कि कितने वोट्स आ रहे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि वोट देने वाले की अपनी वैल्यू क्या है। तो लिंक्स की दुनिया में गूगल कैसे जस्टिफाई करेगा या कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है या ये एक अच्छा वोट है और ये एक लो क्वालिटी वोट है, यानी कि ये इतनी अहमियत नहीं रखता। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई, अगर इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को लिंक दिया है तो ये वेबसाइट अच्छी थी, इसलिए इसका लिंक भी अच्छा है और इस लिंक की वैल्यू ज़्यादा है, बजाय उस वेबसाइट के मुझे एक वेबसाइट से लिंक मिला जिसकी खुद की वैल्यू नहीं थी, तो उसके लिंक की भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसका वोट भी बड़ा कमज़ोर सा होगा, यानी कि उसको उसका लिंक मुझे इतना बेनिफिट एसईओ में नहीं देगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको गूगल देखता है, और वो बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, वो सारी पब्लिक नहीं भी हैं, लेकिन हमें जो कॉमन फैक्टर्स पता है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सबसे पहले गूगल देखता है कि वो डोमेन कितनी पुरानी है। डोमेन एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक वेबसाइट 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लाइव है, गूगल उसको क्रॉल कर रहा है, उसको देख रहा है, उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है। गूगल ये देखेगा कि भाई ये वेबसाइट बहुत पुरानी वेबसाइट है और उसकी एक हिस्ट्री है, तो ये वो उस एज को कंसिडर करेगा कि ये 10 साल पुरानी डोमेन है और ये अगर लिंक कर रही है किसी को, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रखता है या रखती है, जो जिसने भी वेबसाइट को जो चला रहे हैं। तो उस डोमेन से अगर आपकी डोमेन को लिंक आता है तो वो एक अच्छा लिंक काउंट होगा, क्योंकि वो डोमेन पुरानी है। लेकिन अगर एक ऐसी डोमेन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, अभी महीना भी नहीं हुआ, और वो आपने या किसी ने भी लॉन्च किया है, गूगल देखेगा कि अभी ये नई नई लॉन्च हुई है और ये अभी से लिंक आना शुरू हो गया है, तो क्रेडिबिलिटी में देखेगा कि 10 साल पुरानी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर हो सकती है या अभी नई आने वाली ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बात कंटेंट की नहीं हो रही, बात एज की हो रही है। सो एज एक फैक्टर रोल प्ले करता है। तो हाँ, एक पॉइंट एज का पुरानी डोमेन को मिलेगा कि भाई मैं 10 साल पुरानी वेबसाइट हूँ, तो मेरा एक या दो नंबर जो भी उसको गूगल की नज़र में उसकी वैल्यू है वो उसको मिलेगी। और एज़ कम्पेयर टू जो नई वेबसाइट है वो अभी अभी आई है, गूगल उसको वैल्यू नहीं देगा और वो कंसिडर भी नहीं कर सकते कि हमारी डोमेन एज ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी उनकी हिस्ट्री डेवलप नहीं हुई। एक और चीज़ जो गूगल देखता है वो देखता है डोमेन की हिस्ट्री। डोमेन की हिस्ट्री से मुराद ये कि अगर डोमेन एक रजिस्टर हुई, फिर एक्सपायर होगी, फिर किसी ने रजिस्टर की, फिर एक्सपायर होगी, या कैसे कैसे वो डोमेन चलती आ रही है। क्या वो 10-20 साल से एक बंदे के पास है, क्या वो 10-20 साल में 4-5 दफ़ा एक्सपायर होकर दोबारा किसी और ने ली है, उसकी ऑनरशिप चेंज होती रही है, क्या उसको कभी पेनल्टी पड़ी थी, या क्या उसने कभी पहले उसकी वैल्यू अच्छी थी या अब ख़त्म हो गई है, या वक्त के साथ साथ उसने कितना ग्रो किया है, उसका अपना अथॉरिटी शुरू में क्या थी और अब वो क्या है, पहले से ज़्यादा है या पहले से कम है। ये सारी चीज़ें गूगल को क्यों पता होती हैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। आप सबका डेटा गूगल के पास है, उसके सारे सर्वर्स पे ये डेटा महफूज है। आपकी वेबसाइट की हिस्ट्री गूगल को पता है और वो इसको मॉनिटर करता है और देखता है कि किस वेबसाइट की क्या हिस्ट्री है। अगर आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लगा रहे हैं जो बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं उसका जो है अच्छा वैल्यू मिलेगी। अगर आप ऐसी वेबसाइट पे लिंक लग रहा है आपकी जो थोड़ी पुरानी है, तो उसकी आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऐसी वेबसाइट जो जिसकी ऑनरशिप बार बार बदल रही है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है। अगर एक ऑनरशिप सेम चल रही है और वो लोग क्रेडिबल हैं और मतलब किसी स्पैमिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके एक और आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है डोमेन का TLD, टॉप लेवल डोमेन। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से टॉप लेवल डोमेन या मेन डोमेन और सब डोमेन में क्या फ़र्क होता है। टॉप लेवल डोमेन आखिर में जो 3 लेटर्स होते हैं, जिस तरह .com, .org, .co, जो भी आपने डोमेन ली है, गूगल वो कंसिडर करता है। और आम रेगुलर डोमेन्स तो अलग होती हैं, लेकिन एजुकेशनल वेबसाइट जिसके आखिर में edu आ रहा होता है, और गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि जिसके आखिर में gov आ रहा होता है, ये 2 वेबसाइट की स्पेशल गूगल की नज़र में अहमियत है। edu वेबसाइट मतलब एजुकेशनल वेबसाइट, ये सिर्फ उन इदारों को मिलती है जो तालीमी इदारे होते हैं। और किसी भी मुल्क में अगर आपने ये डोमेन लेनी होती है तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि हम एक रजिस्टर्ड एजुकेशनल स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी NGO हैं जो कि एजुकेशन के डोमेन में काम करते हैं। गूगल इनको इनको अथॉरिटी ज़्यादा देता है, क्योंकि गूगल की नज़र में ये एक स्पैमी वेबसाइट नहीं है। अगर आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवाया तो आप एक क्रेडिबल अदारा या आप एक क्रेडिबल बिजनेस हैं, तो इसकी आपको थोड़ी बेनिफिट मिलता है। अब हमें चूँकि लिंक लेना है, तो अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक लूँ जो कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई और ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट थी, मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि उसकी डोमेन में .edu आता है, वो TLD जो है वो .edu है। .gov बेसिकली गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो कि हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट होती है।
अगर आपकी वेब डोमेन के अंदर जो बैकलिंक जहाँ से आप ले रहे हैं उसकी डोमेन में .gov आता है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि हाईली क्वालिफाइड या हाईली ऑथराइज्ड आप कह लें, या अथॉरिटी बेस्ड वेबसाइट्स हैं। गूगल इनको आम वेबसाइट नहीं समझता। गवर्नमेंट यूजली स्पैम नहीं करती है, गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें नहीं करती जो हम लोग कर सकते हैं। तो .gov वेबसाइट से मिलने वाले लिंक्स या .edu वेबसाइट से मिलने वाले लिंक्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आप अगर लिंक्स बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप लिंक ले सकते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट की एक डायरेक्टरी है बिजनेसेस की, आप उधर रजिस्टर हो जाएं और आपका लिंक वहाँ पब्लिश हो जाएगा। तो गूगल जब उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आएगा और देखेगा कि अच्छा इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को लिंक मिला है, तो वो एक वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। वो गूगल समझेगा कि एक वोट मिला है, वोट के अगेंस्ट मुझे वो रैंकिंग देगा। शर्त ये है कि उसमें एंकर टेक्स्ट मेरा कीवर्ड होगा, जो एंकर टेक्स्ट होगा उसके अगेंस्ट में रैंकिंग आप मिल जाएगी। इसी चीज़ से डोमेन अथॉरिटी, वक्त के साथ साथ हर डोमेन की एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, और डोमेन अथॉरिटी से मुराद ये है कि उस वेबसाइट ने अपनी हिस्ट्री में क्या अचीव किया, उसको कितने लिंक्स मिले, उसने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन की, उसने कैसे कैसे जो है ना अपनी वेबसाइट को बेहतर किया। जिस तरह से हमें लिंक मिलने से हमारी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन उसकी अथॉरिटी बिल्ड उसको लिंक मिलने से हुई थी, और उसको लिंक देने वालों की अथॉरिटी बिल्ड उनको लिंक देने वाले से हुई थी। तो एक पूरा चेन चलता है, इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं कि इंटरनेट एक लिंक से लिंक जोड़ने वाली जो है कड़ी, पूरा वेब ऐसे ही चलता है। तो गूगल भी ऐसे ही क्रॉल करता है। सो जब भी एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे जब वो गूगल जंप करता है तो वो देखता है कि कौन किसको लिंक दे रहा है और देने वाले की वैल्यू क्या है और जिसको मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या बन गई है, लिंक से पहले क्या थी, लिंक के बाद में क्या थी। अब उसकी अथॉरिटी बन गई है तो वो आगे लिंक देगा, तो उसकी अथॉरिटी कितनी ट्रांसफ़र होगी। तो फॉर एग्जांपल अब हम लिंक्स ले रहे हैं, हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती जा रही है। जब मैं किसी वेबसाइट को लिंक दूंगा तो उसको यकीनन इस अथॉरिटी का बेनिफिट होगा, और ये डोमेन अथॉरिटी वैल्यू और ट्रांसफ़र होती है डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज्ड है और आपको लिंक्स कितने मिल रहे हैं। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन की रेलिवेंस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गूगल समझता है कि अगर आप एक सर्टेन कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लिंक्स भी एक सर्टेन कैटेगरी से ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, और तो मोबाइल फ़ोन्स को लिंक्स मिलेंगे तो दूसरी मोबाइल की वेबसाइट्स या दूसरी ऐसी वेबसाइट जिनका मोबाइल से कोई ताल्लुक है वहाँ से मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिज़नेस तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन आप पेज लिंक कहीं और से ले रहे हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है। स्पोर्ट्स की वेबसाइट से मुराद ये कि लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टोर जो कि स्पोर्ट्स के वो चीज़ें बेचता है। स्पोर्ट्स की चीज़ों में आप समझ लें बैट बॉल, ये जो भी आपका इक्विपमेंट होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, वो वेबसाइट को अगर एक डॉक्टर लिंक करे अपनी वेबसाइट से तो क्या आपके ख्याल में एक रेलिवेंट लिंक होगा? एक लिंक डॉक्टर की वेबसाइट से जनरेट हो रहा है और जहाँ वो एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे रहा है, तो गूगल देखेगा कि वेबसाइट स्पोर्ट्स की है लेकिन लिंक डॉक्टर की वेबसाइट पे लगा है, तो ये मिसमैच हो रहा है। ये देखने में तो मिसमैच हो रहा है, शायद गूगल इसको डोमेन वाइज समझे कि ये डिफरेंट डोमेन है, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर स्पोर्ट्स का ही डॉक्टर था और उसने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया जिसके ऊपर बैंडेजेस की बात हो रही थी और बैंडेजेस स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे पड़ी हुई थी, तो उसने बैंडेज के पेज से बैंडेज की पेज के ऊपर दूसरी वेबसाइट के लिंक किया, तो वो उस तरह से कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई है तो वो डॉक्टर की वेबसाइट लेकिन वो स्पोर्ट्स का डॉक्टर है, और स्पोर्ट्स के डॉक्टर ने वो जो भी बैंडेज रिकमेंड की है वो इस वेबसाइट से मिलती है जो कि एक स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट की वेबसाइट है। तो उस सूरत में वो एक रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है इवन दो डॉक्टर और स्पोर्ट्स की वेबसाइट डिफरेंट है। तो ये चीज़ें गूगल बड़ी अच्छी तरह समझता है और देखता है। हमें भी ये देखना है कि जहाँ से हम लिंक ले रहे हैं वो डोमेन की रेलिवेंस क्या है, और पेज की रेलिवेंस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा। पहले हमने बात की कि डोमेन की अथॉरिटी क्या होगी, जिस डोमेन से हमें लिंक आ रहा है उसकी अथॉरिटी या उसके फैक्टर्स हमने देखे कि गूगल किस तरह से उनके फैक्टर्स को मेजर करेगा और हमें वो उसकी अगेंस्ट वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन वो डोमेन की अथॉरिटी असल में मुश्तरका अथॉरिटी होती है, जितने भी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं उसको मिला के एक अथॉरिटी बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन की बात करें, अमेज़ॉन डोमेन एक ही है amazon.com, लेकिन उसकी मिलियंस में प्रोडक्ट्स हैं और मिलियंस पेजेस की, हर पेज की एक अपनी वैल्यू अलग है, अपनी अथॉरिटी अलग है। आपको किस पेज से लिंक मिल रहा है ये भी देखना ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि आपको अमेज़ॉन से लिंक मिल रहा है बल्कि आपके अमेज़ॉन के किस पेज से लिंक मिल रहा है, और उस पेज की अपनी चीज़ें मैटर करती हैं। सो हमने जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस की थी, ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो पेज के लेवल पे होती है, मतलब हर पेज की अपनी अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा होम पेज ऑप्टिमाइज है इसका मतलब ये कि पूरी मिलियंस ऑफ पेजेस सब ऑप्टिमाइज हो गए हैं, ऐसा नहीं होता।
आपने हर पेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और लिंक्स भी चूँकि एक पेज के ऊपर लगते हैं, वो पेज होम पेज था या वो इनर पेज था, उस पेज की ऑप्टिमाइजेशन अलग काउंट होती है गूगल की नज़र में, और गूगल उस पेज के मुताबिक डिसाइड करता है कि क्या रेलिवेंसी है कि नहीं है। एक तो डोमेन की रेलिवेंसी है, लेट्स सपोज कि अगर जैसे मैंने पहले डॉक्टर और स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी थी, अगर डॉक्टर और स्पोर्ट्स की एग्जांपल डोमेन वाइज डिफरेंट थी लेकिन पेज वाइज वो सेम था, कि डॉक्टर की वेबसाइट में अगर उसने बात की है अपनी डेंटिस्ट्री की या जो भी वो डॉक्टर का पेशा है, वो उस पेज की वेबसाइट उसने बनाई हुई है, उस फील्ड की वेबसाइट बनाई हुई है, उसके साथ स्पोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ पर फुटबॉल और बैट जो है ये चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन ये रेलिवेंसी कब बन जाती है, जब वो डॉक्टर अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रहा है कि भाई अगर आपको सर्टेन किस्म का फ्रैक्चर है तो आपने जो पट्टी लगानी है, या आपने बैंडेज लेनी है, या आपने कोई भी एक जो है वो सर्टेन इक्विपमेंट लेनी है, वो आपको इस वेबसाइट से लेनी चाहिए। वो मे बी डॉक्टर इस वेबसाइट से अफिलिएट पैसे कमा रहा हो, या जो भी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि आप जाके कहाँ से चीज़ें ख़रीदें। इस तरह के रिलेशनशिप में उस डॉक्टर के कौन से पेज से लिंक आया और कौन से पेज को लिंक गया, ये दोनों पेज लेवल रेलिवेंस गूगल मॉनिटर करता है। इसके कुछ फैक्टर्स गूगल जो देखता है, उनमें सबसे पहले पेज रेलिवेंस इटसेल्फ, जो कि मैं बात कर रहा हूँ। रेलिवेंस को काउंट करने के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, रेलिवेंस बेसिकली कंटेंट से काउंट होती है कि आपके उस पेज के ऊपर क्या कंटेंट है, और जिस पेज पे लिंक जा रहा है उस पेज के ऊपर क्या कंटेंट है। तो लिंक करने वाला पेज और लिंक होने वाला पेज दोनों का कंटेंट क्या है, क्या वो आपस में मैच करते हैं, क्या वो लिंक का एंकर टेक्स्ट मैच करता है, ये सारी चीज़ें रेलिवेंसी में आती हैं। और डॉक्टर जब वेबसाइट टू वेबसाइट जब हम बात करते हैं तो वो भी रेलिवेंस इसी तरह से कंटेंट्स के थ्रू ही डिस्कस होती है। आप बेशक जितने मर्जी रेलिवेंट हो, अगर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है और अगर आपके कंटेंट से पता ही नहीं चल रहा कि डॉक्टर की वेबसाइट है या स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, गूगल उसको इरेलीवेंट ही समझेगा, रिगार्डलेस कि आपकी डोमेन बेशक सेम टू सेम हो सकती है या बिल्कुल नियरेस्ट क्लोज कंपैरेटर हो सकती है। तो रेलिवेंसी आपने कंटेंट से मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़, आपने पेज की अथॉरिटी। हमने पहले बात की डोमेन की अथॉरिटी। डोमेन की अथॉरिटी का मतलब ये कि पूरी डोमेन का क्या एक्चुअल वैल्यू है, मतलब अमेज़ॉन की अपनी क्या वर्थ है या एप्पल की अपनी क्या वर्थ है। apple.com की बात करें तो apple.com होम पेज की या डोमेन की तो बड़ी वर्थ है, लेकिन एप्पल ने अगर अभी एक आईफोन लॉन्च किया नया, जो आईफोन XS या एक नई प्रोडक्ट आई है, वो पेज अभी अभी क्रिएट हुआ है, मतलब अभी उसको हफ्ता भी नहीं हुआ या अभी 2 दिन भी नहीं हुए, उस पेज की अथॉरिटी उतनी नहीं है जितनी डोमेन की अथॉरिटी है। इवन दो कि वो आईफोन या एप्पल की वेबसाइट के ऊपर पेज बना हुआ है, लेकिन वो पेज अपनी यूनिक अथॉरिटी मेंटेन करेगा क्योंकि उसके लिंक्स नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने अभी उसको रिकमेंड नहीं करना शुरू नहीं किया, तो उस पेज के ऊपर लिंक्स अभी बिल्ड नहीं हुए। उसकी अथॉरिटी अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि उसकी लाइफ भी अभी स्टार्ट हुई है। इवन दो एप्पल एक डोमेन अथॉरिटी रखता है, लेकिन पेज की अथॉरिटी हमें देखनी होती है कि पेज कब बना, उसकी क्या लाइफ है, उसकी उसकी अपना वैल्यू क्या है गूगल की नज़र में, जो किसी को पता नहीं होती, लेकिन 0 to 10 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू गूगल असाइन करता है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है डिपेंडिंग ऑन के कितना क्रेडिबिलिटी है। आपने इंश्योर करना है कि किस तरह से आप लिंक्स ले रहे हैं, किस पेज से ले रहे हैं। डोमेन तो आपने देख ली कि अमेज़ॉन से ले रहे हैं, अमेज़ॉन इज़ अ गुड डोमेन, ठीक है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया, बट अमेज़ॉन के किस पेज से आप लिंक ले रहे हैं? प्राइवेसी पेज से। प्राइवेसी की अपनी वैल्यू क्या है, या अगर अमेज़ॉन के आप अबाउट पेज से ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट पेज से ले रहे हैं, या एक ऐसी प्रोडक्ट के पेज से ले रहे हैं जो अभी नहीं आई है, तो उसकी अभी अपनी वैल्यू डेवलप नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी डेवलप नहीं होगी, हो सकता है वक्त के साथ साथ वो पेज ऊपर चढ़ता जाए, जितने लोग उस पेज को लिंक करेंगे वो पेज की अपनी वैल्यू भी ऊपर जाती जाएगी। एक और चीज़ आपने देखनी है, पेज की ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे कि हमने ऑन पेज में पढ़ा कि जितना पेज ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, गूगल को पता चलेगा कि ये पेज किस बारे में है। अगर मैं एक पेज से लिंक ले रहा हूँ और वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, गूगल को ये भी नहीं पता कि वो पेज है किस बारे में, और मैं लिंक वहाँ से ले रहा हूँ जो कि मेरी मोबाइल शॉप है या मेरी कोई भी स्पोर्ट्स की शॉप है, तो गूगल मुझे रेलिवेंसी का बेनिफिट नहीं देगा। गूगल को खुद नहीं पता चल रहा कि उस पेज के ऊपर क्या ऑप्टिमाइज है, कौन सा कीवर्ड बेहतर है, कौन सा कीवर्ड नहीं। तो वो अगर पेज ऑप्टिमाइजेशन की होगी किसी ने उस पेज की, तो गूगल को पता होगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, और जब यहाँ पर लिंक लगेगा मोबाइल शॉप की वेबसाइट को या डॉक्टर की वेबसाइट को या स्पोर्ट्स की वेबसाइट को, जिस वेबसाइट को भी लिंक लगेगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट इसको भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जब भी एक लिंक एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपना लिंक वो डोमेन जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये ऐसे है कि मेरी अथॉरिटी वहीं की वहीं रहेगी, अगर मैं किसी को लिंक करूँगा तो उसमें मेरी अथॉरिटी की वजह से उसकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। तो ये एक वैल्यू शेयरिंग की ये चेन इफेक्ट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू शेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती अनटिल के आपको कोई वैल्यू ना देने वाला हो, तभी आपकी वैल्यू कम होगी। तो एनीवेज
अच्छा, एक और चीज़ देखने वाली ये है कि गूगल ये समझता है कि अगर आप एक पेज से किसी दूसरे पेज को लिंक कर रहे हैं तो गूगल उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र करता है। लेट्स सपोज आपका एक रैंडम नंबर, लेट्स सपोज कि 5 आपकी वैल्यू थी, 0 टू 10 में से आपका जो पेज रैंक है, जो 0 टू 10 कैलकुलेट होता है, आपका पेज रैंक 5 था। आपके 5 पेज रैंक पे आपने वेबसाइट ए या वेबसाइट बी को लिंक दिया, तो आपकी वो 5 की 5 की वैल्यू जो है वो सारी 100% ट्रांसफ़र होगी। अब वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन 100% वैल्यू एक लिंक को जाएगी अगर उस पूरे पेज के ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक होगा। अगर ये एक्सटर्नल लिंक एक से ज़्यादा है, मतलब ये कि वहाँ पर आपने 5 वेबसाइट्स की बात की है, आपने टॉप 5 लिस्ट ज़िक्र किया है, तो अगर आप 5 वेबसाइट्स को लिंक कर रहे हैं एक ही पेज से, तो आपकी जो वैल्यू है 100, वो उसको 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि 20% वैल्यू ट्रांसफ़र होगी हर लिंक को इक्वली, रिगार्डलेस के वो ऊपर है, नीचे है, कहीं पर भी है। एक पेज पे जितने लिंक्स बाहर जाएंगे उन सब पे इक्वल वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। सो जब आप लिंक बिल्ड कर रहे हैं, आप ऐसी पेज पे जाके लिंक लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 100 लिंक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 100 लिंक्स लगने का मतलब ये है कि इसकी जितनी भी वैल्यू थी वो 100 पे डिवाइड हो रही है। अगर वहाँ 200 लिंक्स लगे हुए हैं तो जितनी भी वैल्यू थी वो 200 पे डिवाइड हो रही है। तो जितने ज़्यादा लिंक्स लगते जाएंगे एक पेज के ऊपर, उतनी वैल्यू कम मिलेगी आपको, रिगार्डलेस कि वो .edu वेबसाइट थी, .government वेबसाइट थी, या वो आपने होम पेज से लिया या आपने पेज 10 से लिया। जितने भी लोग उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर लिंक लगवाते जाएंगे, वो सब के ऊपर लिंक की वैल्यू डिवाइड होती जाएगी। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिंक बिल्ड कर रहे होंगे, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप एक अच्छा लिंक लेंगे, अच्छी वेबसाइट से लेंगे, अच्छे पेज से लेंगे, रेलिवेंट पेज से लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस पर कोई और लिंक ना लगा हुआ हो, तब आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। अगर इसमें कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली फिर भी लिंक्स लेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये मुझे देखने में तो बड़ा अच्छा पेज रैंक है, लेकिन ये 5 लोग और भी इस पर लिंक्ड है, तो ये सब पे डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी मैं सोच रहा था, जितनी मिलनी चाहिए। बट ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि वो एक अच्छी वेबसाइट है और उसके ऊपर लिंक रखना ज़रूरी है। तो ये वो पेज फैक्टर्स हैं जो गूगल पेज लेवल पर डिसाइड करता है। जिस तरह से ऑन पेज हमने देखी पेज लेवल के ऊपर और डोमेन लेवल के ऊपर, उसी तरह से जब हम बैक लिंक्स लेते हैं, उसकी ऑन पेज पेज लेवल पे और डोमेन लेवल पे क्या है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। और ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली हमें लिंक बिल्डिंग के स्कोर में हेल्प करती हैं। शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है वो गूगल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी उस पर अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ रखता है, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएचडी इंजीनियर्स हैं जो इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, इसको बेहतर करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। उसकी एक ही कोशिश है कि वो किसी भी तरह से किसी को अफेक्ट ना होने दे, क्योंकि अगर किसी को भी गूगल का एल्गोरिदम समझ आ गया तो होगा ये कि वो जो सिर्फ वो चंद लोग जिनको एल्गोरिदम समझ आ गया वो रैंक करना शुरू कर देंगे अपनी वेबसाइट्स को, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इस तरह से गूगल का जो सर्च इंजन है वो यूज़र्स के लिए एक न्यूट्रल सर्च इंजन नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ख़ास किस्म की वेबसाइट्स रैंक करना शुरू कर देंगी और बाकी जो एक्चुअल वेबसाइट्स हैं, जो एक्चुअल डेटा है, वो नीचे दबना शुरू हो जाएगा। गूगल की शुरू से लेके अब तक 20 साल हो गए हैं, एक ही जद्दोजहद है कि कोई उसके एल्गोरिदम को बीट ना कर सके। इसीलिए वो रोज़ाना अपडेट करता है, चेंज करता है, ट्रैक करता है, बैन करता है लोगों को जो भी उसको चीट करने की कोशिश करते हैं। उन सबको जो है ना वो गूगल एज अ फाइट या एज अ वॉर, यानी कि जंगी बुनियादों पे जो है ना उसको ठीक करता है। अब लिंक बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो गूगल पे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। गूगल नहीं चाहता कोई मैनिपुलेट करे, लेकिन लिंक बिल्डिंग अगर आप अच्छी कर लें तो आप ऊपर आ सकते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है। हमने ग्रे हैट, वाइट हैट और ब्लैक हैट की बात की थी। तो ग्रे हैट टेक्निक में ये फॉल करता है कि आप थोड़ा सा पुश करते हैं लेकिन नेगेटिव 2 नंबरी भी नहीं करते हैं। ब्लैक हैट तो टोटल मना है, बट ग्रे हैट में ये चीज़ें फॉल करती हैं जब आप इसको थोड़ा सा पुश ज़बरदस्ती करते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लिंक बनाएं तो उसको नेचुरल रखें। नेचुरल लिंक्स जो हैं बेसिकली वो कैसे हो सकते हैं? नेचुरल लिंक्स बनाने के लिए आपको ये देखना होता है कि आप किसी एक तरह से पैटर्न ना डेवलप करें, क्योंकि गूगल के पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हैं, अब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि वो ट्रैक कर सकता है कि कौन से लिंक्स नेचुरल वेबसाइट से आ रहे हैं, कौन से लिंक्स आपने ज़बरदस्ती बनाए हैं, या कौन से 2 नंबर लिंक्स उसको लग रहे हैं। तो वो जब एक्टिविटी ट्रैक करता है, पैटर्न ट्रैक करता है, आपको पता भी नहीं होता, वो आपको पेनल्टी डाल देता है या पेनलाइज करके आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर देता है। कुछ टेक्निक्स में आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को नेचुरल रख सकते हैं। आप थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, आप थोड़ी सी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, जो कि गूगल वैसे ही मना करता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके एल्गोरिदम पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी एसईओ में लिंक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और लिंक बिल्डिंग आपको करते रहना चाहिए। लेकिन एथिकल लिंक बिल्डिंग में कोई मसला नहीं है अगर आपको पता हो कि एथिकल लिंक बिल्डिंग या एक नंबर लिंक बिल्डिंग क्या होती है। एथिकल लिंक बिल्डिंग के लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि आप अपने लिंक्स को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक जगह से एक ही तरीके से एक ही तरह से लिंक्स लेते रहेंगे तो वो आपको पैटर्न ट्रैक हो जाएगा, गूगल उसको पकड़ के आपको बैन कर देगा। आप डाइवर्सिफाई मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिक्स करें इंटरनल को और एक्सटर्नल लिंक्स को। मतलब ये कि आप जब लिंक कर रहे हो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर तो सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने एक्सटर्नल वेबसाइट पे लिंक से फोकस कर रहे हैं और इंटरनल लिंक आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने इंटरनल लिंक्स भी डेवलप करें। आप एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करें, कॉन्टेक्चुअल लिंक बनाएं। ये हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर में और दूसरे टॉपिक्स में हमने जिक्र किया कि कैसे आप एक दूसरे पेजेस को लिंक कर सकते हैं। गूगल लिंक टू लिंक ट्रैवल करता है। अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो आप जैसे अबाउट पेज पे जाएंगे तो वहाँ सर्विसेज की बात आई है तो आप वहाँ से वापस सर्विसेज पेज को लिंक करें। अगर आप सर्विसेज पेज पे सिंगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उनको लिंक करें। इससे गूगल को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पेज एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट लिंक बार बार हो रहा है, चाहे वो वेबसाइट के अंदर ही है या वो वेबसाइट के बाहर है। तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल लिंक्स, आप इनबाउंड एक्सटर्नल लिंक्स ले रहे हैं तो होगा क्या कि जब आप इनबाउंड लिंक्स लेते हैं दूसरी वेबसाइट से तो आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये मिक्स करें। अगर आप एक साइड पे रुझान रखेंगे तो गूगल उसको पकड़ लेगा। गूगल को लगेगा कि सिर्फ आपका एक ही तरफ रुझान है जो कि आप इनबाउंड लिंक्स लेते जा रहे हो, अपने आप लिंक्स बना नहीं रहे हो। दूसरा जो ट्रिक है वो फॉलो और नो फॉलो के लिंक्स को इकट्ठे मतलब बनाना या स्प्रेड आउट करना अपने लिंक्स को फॉलो और नो फॉलो में। हमने जिक्र किया था कि फॉलो लिंक्स मतलब ये कि ऐसे लिंक जो गूगल फॉलो कर सकता है, इसको डू फॉलो भी बोलते हैं। लेकिन इन एसेंस इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर एक लिंक बना हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो ही लिंक होता है जब तक कि आप उसको नो फॉलो ना करें। नो फॉलो का हमने जिक्र किया था कि नो फॉलो में आप एक नो फॉलो की कमांड डालते हैं और नो फॉलो आप robots.txt से भी आप नो फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमने पहले robot.txt में पढ़ी थी कि अगर आप गूगल को ब्लॉक कर सकते हैं कि सर्टेन आपने यूआरएल फॉलो नहीं करने। तो एनीवेज आप जब भी लिंक बिल्डिंग कर रहे हो आपको पता भी हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक लिंक आपको मिल रहा है लेकिन वो फॉलो नहीं है, वहाँ पर आपका नो फॉलो लिंक लगेगा। लेकिन अगर आपको लिंक मिल रहा है तो आप उसको ले लें, क्योंकि गूगल ये देखेगा कि हाँ लिंक्स आपके नो फॉलो भी हैं और फॉलो भी हैं। आपको नो फॉलो का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको उसके रैंकिंग भी नहीं आपकी अप होगी, लेकिन एटलीस्ट गूगल को ये नहीं लगेगा कि आप सिर्फ फॉलो लिंक्स के पीछे भाग रहे हो। गूगल को लगेगा कि आप नेचुरली फॉलो भी मिल रहे हैं तो नो फॉलो भी मिल रहे हैं। तो लोग तो बल्कि ये कहते हैं कि आप नेचुरली नो फॉलो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 लिंक्स लिए हैं उसमें से अगर आपके 30 फॉलो लिंक्स हैं तो 70 आपके नो फॉलो होने चाहिए। कम से कम 70-80% लिंक्स आप नो फॉलो रखें ताकि गूगल को लगे कि ये एक्चुअली नेचुरल बिहेवियर है, ये जानबूझ के सिर्फ फॉलो लिंक्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये बल्कि जहाँ से भी लिंक मिलते हैं वहाँ से ले लेता है, चाहे वो फॉलो है चाहे नो फॉलो है, हमें परवाह नहीं है। गूगल को जब तक ये एहसास नहीं होगा गूगल समझेगा कि आप उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एक और ट्रिक है कि आप सिर्फ अथॉरिटी वेबसाइट के पीछे ना जाएं। अगर आपको लगता है कि एक ऐसी थोड़ी सी लो अथॉरिटी वेबसाइट है, स्पैम वेबसाइट नहीं होनी चाहिए बट अगर लो अथॉरिटी है फिर भी अगर लिंक आपको जेन्युइन मिल रहा है, अच्छा लिंक मिल रहा है, आप ले लें। आप वेबसाइट अगर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं भी है, लिंक तो है, एटलीस्ट गूगल को ये पता होगा कि ये सिर्फ एक ही तरह की वेबसाइट से लिंक नहीं लेते, ये बल्कि जहाँ से भी मिलता है वहाँ से लेते हैं और हमें कोई भी लिंक कर सकता है, चाहे वो छोटी वेबसाइट है चाहे बड़ी वेबसाइट है। तो आप सिर्फ अमेज़ॉन, एप्पल या दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइट के पीछे मत जाएँ कि भाई आपको किसी तरह से वहाँ से लिंक्स मिले। वैसे तो वहाँ से लिंक शायद मिलना मुश्किल भी हैं, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए कि इतनी बड़ी वेबसाइट से लिंक्स लेना एक तो आसान नहीं है और सिर्फ उनसे लिंक्स लेना मे भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आप जब डाइवर्सिफाई करेंगे मुख्तलिफ लिंक्स कैटेगरीज में, वो चाहे लो क्वालिटी हो और हाई क्वालिटी हो, थोड़े से डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट से लिंक्स लेंगे, गूगल समझेगा कि नेचुरल बिहेवियर है, जहाँ जहाँ से लिंक मिल रहे हैं वहाँ वहाँ से आ रहे हैं, खुद ब खुद आ रहे हैं, हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी ट्रिक जो है वो आप फॉर एग्जांपल ये कि आप अपनी एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो भी डाइवर्सिफाई करें। अगर आप खुद से लिंक्स बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट पे सिर्फ प्रेस रिलीज या सिर्फ कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप अगर एक दिन आपने प्रेस रिलीज किया है तो अगले दिन आप यूट्यूब पे लिंक बना लें, उससे अगले दिन आप विकिपीडिया पे बना लें, उससे अगले दिन आप डिफ्रेंशिएट करें। तो आप रोज़ाना एक ही तरह की डायरेक्टरीज पे काम करते रहेंगे तो वो भी एक नेचुरल बिहेवियर में फॉल नहीं करता। गूगल समझेगा कि आप जानबूझकर लिंक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली उसको चैलेंज करने वाली बात है। आप गूगल को चैलेंज करेंगे, वो आपको चैलेंज करेगा और वो विन करेगा, क्योंकि उसके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ इस सर्च इंजन के एल्गोरिथम को बेहतर कर रहे हैं। हमने सिर्फ यूज़ करना है, हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता
और हम बजाय इसके गूगल से फ़ाइट करें, हम गूगल को अडॉप्ट करें, तो हमारी एसईओ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी तक हमने बात की कि बैकलिंक्स लेने हैं। हमने ये भी देखा कि वेबसाइट्स अच्छी बुरी कैसी होती हैं जिनसे बैकलिंक्स लिया जा सकते हैं। लेकिन एक अच्छा बैकलिंक होता क्या है, क्या खसूसियात हैं एक अच्छे बैकलिंक की, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करें कि ये बैकलिंक अच्छा बैकलिंक है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वो बैकलिंक नेचुरल और रिलेटेड होना चाहिए। नेचुरल और रिलेटेड से मुराद ये कि वो आपको ज़बरदस्ती ना लेना पड़े, आप किसी तरह से उसको जब भी लें तो वो नेचुरली लगे कि नेचुरल आया है। हालांकि हमने बात की कि आप कुछ खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भी इतने इस तरह से बनाएं कि वो ये ना लगे कि आपने फोर्स किया है। वो नेचुरल होगा, नेचुरल लगना चाहिए गूगल को, वरना वो आपको तंग करेगा, आपको पेनलाइज करेगा, क्योंकि आप वो अननेचुरल एक्टिविटी नहीं पसंद करता। और रिलेटेड से मुराद ये है कि वो रिलेटेड होना चाहिए। सो नेचुरल तभी होगा जब वो रिलेटेड होगा। अगर आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, कहीं पर जाके बात कहीं पर डॉक्टर की एक डिफरेंट प्रोसीजर की हो रही है, वहाँ जाके आप मोबाइल फ़ोन का अपना लिंक लगा रहे हैं, गूगल आपको पढ़ते ही आपको पकड़ लेगा कि ये आपका यहाँ पर क्या तुक बनता है कि आपने यहाँ पर लिंक लगाया है। सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिलेटेड जगह पे रिलेटेड बात के दौरान जब रिलेटेड लिंक लगाएंगे तभी आपका लिंक बेहतर काउंट होगा। एक और चीज़ आप जो कर सकते हैं कि वो लिंक जहाँ लगा हुआ हो, गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है, तो गूगल ये भी देखेगा कि जिस पेज पे वो लिंक लगा हुआ है उस पेज पे क्या बात हो रही थी, उस पेज के यूज़र्स उसको कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने लोग उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और लिंक कहाँ पर प्लेस हुआ हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसके क्या आ रहा है, और बेसिकली वो लिंक सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सारी चीज़ें गूगल देखता है एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका लिंक ऐसी जगह पे लगा हुआ जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा, तो वो आपको तंग करेगा। अगर लेकिन जितना आप रिलेटेड और क्वालिफाइड जगह पे, यानी कि प्रॉपर अच्छी जगह पे जहाँ सेंस बनती है, वहाँ लिंक लगाएंगे और यूज़र उस पर क्लिक करेगा, तो आपके लिए लिंक बेहतर होगा। सो मेक श्योर ये कि लिंक्स जो हैं वो यूज़र से रिलेटेड हों। सो आपने सिर्फ लिंक इसलिए नहीं लेना होता कि आपको बस उसका लिंक गूगल पे वैल्यू मिलेगी। लिंक बाकायदा रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि यूज़र अगर क्लिक करके आना चाहे तो वो कौन सा यूज़र क्लिक करेगा और कहाँ पे आके लैंड करेगा, और उसको क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिलेगी जिसके बारे में वो एक पेज पे पढ़ रहा था, दूसरा लिंक क्या उसी पेज के बारे में है या उसी कंटेंट के बारे में है। ठीक है, तो यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि लिंक आपका सेंस बनाना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, जहाँ पर आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं लिंक उसी का लगाएं। अगर आपको लगता है कि वो उसका लिंक आपके लिंक के बारे में बात नहीं हो रही, आप मत लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो वो नुकसान देगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बच जाएंगे। तो लिंक लगाना अक्सर नुकसानदेह हो सकता है। सो अच्छा लिंक बेसिकली आपको सपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा लिंक लग गया जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको डिमोट या मतलब आपको हर्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट ये कि इसको जो है वो लिंक सिर्फ़ और सिर्फ रैंकिंग के लिए मत करें, ट्रैफ़िक के लिए भी करें। जैसे कि हमने पहले बात की कि आप अगर यूज़र के लिए लिंक लगाएंगे तो रिलेटेड लिंक होगा, तो यूज़र क्लिक करके आना भी चाहेगा। तो अगर बात अच्छी हो रही है तो यूज़र क्लिक करेगा और आपके वो प्रोडक्ट भी ख़रीदेगा। तो अगर वो रिलेटेड हुआ तभी वो लोग आके उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर वो यूज़र क्लिक करके आते रहे और आने के बाद वो कहेंगे ये तो कुछ और है, जो हमने सोचा था वो तो नहीं है, लिंक तो यहाँ पर कोई और बात चल रही थी और ये लिंक किसी और चीज़ का लगा हुआ है, तो इररिलेवेंट लिंक पे लोग आपके बाउंस करना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको पहले बताया है, बाउंस रेट गूगल ट्रैक करता है कि आपके कितने यूज़र आए, कहाँ से आए और आके कहाँ लैंड किए, और वहाँ से उन्होंने कुछ और किया या नहीं किया, या कितना टाइम स्पेंड किया, सेशन टाइम भी काउंट होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे टूल्स में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे लिंक की बात कर रहे हैं तो अगर 3-4 क्वालिटीज़ अगर आप देख लें उस लिंक में, तो वो एक बेहतर आपका जो है ना वो लिंक हो कहलाने के काबिल होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लिंक में ये सारी चीज़ें मौजूद हों। आप जितनी ज़्यादा इसको अच्छा कर सकें उतना बेहतर है, लेकिन हर वक्त आपको हर तरह से चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपने बैलेंस आउट करना है, आपने जज करना है कि क्या ये लिंक मेरे लिए या मेरे क्लाइंट के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। एक गलत लिंक आपको वेबसाइट बैन करवा सकता है। सो मेक श्योर कि आप इस पे ध्यान से काम करें। अगर आपको नहीं बन रहा, आप मत बनाएं, बजाय इसके कि सालों की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाए, गूगल आपको बैन कर दे और आपको गूगल से निकाल दे। सो मेक श्योर कि लिंक्स अच्छे बनाएं और गूगल से फ़ाइट करने के बजाय गूगल को अडॉप्ट करें, जो वो कहता है उसी तरह से आप लिंक्स लगाएं। अगर नहीं बनते हैं तो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बेहतर करें। आपको वेबसाइट्स मिल जानी चाहिए, नहीं मिल रही हैं तो एटलीस्ट ऐसी जल्दबाजी में ऐसे लिंक्स मत लगाएं जो आपकी वेबसाइट को हर्ट कर सकें। हमने ये तो देखा कि अच्छा लिंक क्या होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपसे वो उन अच्छे लिंक्स को हासिल करने के लिए भी बात करूँ कि किस तरह से आप वो अच्छे लिंक्स हासिल कर सकते हैं। अब ये लिंक एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि करते रहने में जो है ना आपको सीखने सीखने को मिलेगा।
आप मज़ीद पढ़ेंगे, मज़ीद रिसर्च करेंगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा। अभी हम इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको ये करके बता नहीं सकते, जो चीज़ दिनों पे डिपेंड करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, और आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो बड़ा बेहतर साबित होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली चीज़ कि आप जब लिंक्स अच्छे ले सकते हैं, आप सबसे पहले कंटेंट बेस्ड लिंक्स, सबसे अच्छे लिंक्स यही हैं कि आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि लोग खुद ब खुद आपको लिंक करना शुरू करें। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, आप डेटा का कोई चार्ट बना सकते हैं, आप वाइट पेपर या हाउ टू गाइड लिख सकते हैं, उसके बाद वीडियो या दूसरी कोई इमेजेस आप बना के लगा सकते हैं, जिससे लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा और जब भी किसी को रेफ़र करना है वो आपको रेफ़र करेंगे। सो ये एक तरह का कंटेंट मार्केटिंग में फॉल करता है, और हमने इसको ज़िक्र किया था पहले कि अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग थोड़ा समझें तो ये चीज़ उसमें रिलेटेड है, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। दूसरी चीज़ गेस्ट ब्लॉगिंग है। गेस्ट ब्लॉगिंग मैंने आपको पहले बताई थी कि आप किस तरह से किसी और की वेबसाइट पे जाके अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई गलत आई है जो आपके बिज़नेस को या आप जैसे बिज़नेसेस को हर्ट कर सकती है, आप उस पे अपना ओपिनियन दें, अखबारों से बात करें, उनकी वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखें और फुटर में अपना सिग्नेचर लिखें, नाम के साथ अपनी ईमेल को लिंक दें और उसके कोशिश करें कि उधर से रैंकिंग कराएँ। ये गेस्ट ब्लॉगिंग की एक टाइप है। लेकिन इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि आपकी फील्ड में कुछ ब्लॉग्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, आप उनसे बात करके उनसे बार्टर कर सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट फ्री में लिखूंगा, आप मुझे लिंक्स फ्री में देंगे। तो आप उनके लिए कंटेंट लिखते रहें वक्तन फ़वक्तन और आपको लिंक्स देते रहेंगे। तो गेस्ट ब्लॉगिंग भी एक अच्छी टाइप्स में से, लिंक बिल्डिंग की टाइप्स में से एक कैटेगरी समझी जाती है। गूगल इसको पसंद करता है। आप मेहनत करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए उस ऑडियंस के लिए जो किसी और की होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको लिंक मिलता है, और ना सिर्फ लिंक मिलता है बल्कि ट्रैफिक भी मिलती है। और अब अगर आप रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपको ट्रैफिक भी उसमें से मिलेगी। एक और चीज़ लिंक बेटिंग के नाम से मशहूर है। होता ये है कि आप अक्सर आर्टिकल इतने अच्छे क्रिएट करते हैं, कंटेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो बनाया ही आपको लिंक्स बिल्ड करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो, आपने कभी सुना हो टॉप 50 प्लेसेस टू विज़िट या टॉप 10 बुक्स टू रीड या टॉप 10 समथिंग, इस तरह की लिस्टें आपको काफ़ी मिलती होंगी जो इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आपका दिल करता है कि आप उसको शेयर करें, आपका दिल करता है कि आप उससे लिंक करें। सो ये इसको लिंक बेट बोलते हैं। आप मेहनत करते हैं, 1000-2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, कोई टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, 50 तक आप एक लिस्ट बनाते हैं, और वो इस कदर मेहनत की हुई होती है आपने कि कोई और मेहनत करने का सोचता भी नहीं है, और अगर करे भी तो वो आपकी कॉपी कर रहा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतनी रिसर्च कर लिया है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं पीछे। सो बजाय इसके कि कोई आपका कंटेंट कॉपी करे, वो आपकी कंटेंट को लिंक करना शुरू कर देते हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी लिंक बिल्डिंग, आपको मुफ्त में लिंक मिल रहे होते हैं क्योंकि आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा, और आपको लिंक्स लोग खुद आके देंगे, आपको खुद अपने ब्लॉग्स पर लिंक लगाएंगे, और आपको मज़ीद में उनको जाके उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मेरा लिंक लगाओ, आउटरीच नहीं करना पड़ेगा। ये नेचुरल लिंक्स एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हम करते हैं, मतलब मैंने अपने बिजनेस के साथ अडॉप्ट की है, जो आपको शायद कहीं देखने में मिले। इसको मैं सिग्नेचर लिंक्स बोलता हूँ। हम चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के नाम से एजेंसी रन करता हूँ, उसमें हम वेबसाइट डेवलप भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं और मार्केट भी करते हैं। हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उन क्लाइंट्स की वेबसाइट के फुटर में हम अपने लिंक्स एज अ सिग्नेचर लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट के फुटर में लोगो लगा हुआ होगा, जिसने वो वेबसाइट बनाई होती है, डेवलप्ड बाय, मेंटेन्ड बाय, या इस तरह के कुछ ना कुछ टैगलाइन लगी हुई होती है। हम लोग लोगों की जगह हम सिर्फ टेक्स्ट लिंक्स लगाते हैं। आइकन लगा सकते हैं, लेकिन वो आइकन का फ़ायदा नहीं है। टेक्स्ट लिंक का फ़ायदा ये है कि गूगल जब इस वेबसाइट को पढ़ेगा, रीड करेगा, कि वो उसके लिंक्स फॉलो करेगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक लेके जाएगा। तो इस वेबसाइट के फुटर में आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट बाय डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान एक लिंक लगा हुआ है। ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। डेटा मैंने ब्लर किया है ताकि उसकी प्राइवेसी रहे, लेकिन अगर आप देख सकते हैं फुटर में वेब डेवलपमेंट को हाइपर लिंक किया हुआ है और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को हाइपर लिंक किया हुआ है। सो ये वेब डेवलपमेंट हमारा वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक हुआ है। अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने वेब डेवलपमेंट कीवर्ड को वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक किया। वेब डेवलपमेंट के पेज पे लिंक इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई वेब डेवलपमेंट सर्च करे, वो मेरा वेब डेवलपमेंट का पेज देखे, क्योंकि मैंने उसी वेब डेवलपमेंट के पेज के ऊपर वेब डेवलपमेंट कीवर्ड के अगेंस्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ किया हुआ है। तो मैं लिंक्स भी उसी कीवर्ड के और उसी पेज के अगेंस्ट बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिख कर मैं उसको वेब डेवलपमेंट वाले पेज पे लिंक करवा दूँ, या वेब डेवलपमेंट लिख कर मैं उसको होम पेज पे लिंक करवा दूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान मेरा होम पेज का कीवर्ड है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान या डिजिटल एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं।
तो मेरे लिए बड़ा सूटेबल है कि मैं अपनी कंपनी का नाम यानी कि एजेंसी का नाम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिखता हूँ, उसको लिंक करता हूँ, बेसिकली वही मेरा कीवर्ड है और वही मेरी डोमेन है, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक बिल्डिंग हो रही है। लेकिन साथ मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दी, तो मैं वो लहजा मेंशन कर सकता था कि जी मैंने वेब डेवलपमेंट की है, मैंने वेब डेवलपमेंट को अलग लिंक किया और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को अलग लिंक किया। इससे मुझे इस वेबसाइट से 2 लिंक मिले। अब ये फॉर एवर लिंक्स हैं, जब तक कि मेरा क्लाइंट रहेगा तब तक उम्मीद है कि हमारे सिग्नेचर भी रहेगा। और अगर क्लाइंट आपको नहीं तंग कर रहा या मतलब आपको क्लाइंट एतराज़ नहीं करता, तो ये लिंक्स हमेशा के लिए रह सकते हैं जब तक कि आप उस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। और जितना एफ़र्ट ये क्लाइंट अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी में लगाएगा, उस सारे की वैल्यू आपको ट्रांसफ़र होती रहेगी, क्योंकि आपने ये लिंक अर्न किया है। इस तरह के लिंक्स गूगल बड़े वैल्यू करता है, क्योंकि ये आपने किसी से रिक्वेस्ट किए बगैर या किसी से मांगे बगैर आपने अपनी मेहनत से जनरेट किए होते हैं। एक आखिरी टिप मैं आपको बताऊंगा, कंपैरेटर लिंक्स। अक्सर लोग एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो कंपैरेटर्स ने जो लिंक्स बनाए हुए होते हैं, आपको टूल्स मिल जाते हैं, पेड टूल्स जिसमें SEMrush, Ahrefs से दूसरे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने कंपैरेटर्स के लिंक्स लगा निकालने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लिंक बिल्डिंग, आपका क्लाइंट है या आपकी अपनी वेबसाइट है, आप इस तरह के टूल्स आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आप उनके कीवर्ड, उनके बैक लिंक्स रिसर्च करें कि उन्होंने कहाँ कहाँ लिंक्स बनाए हैं। अगर उन्होंने वहाँ लिंक्स बनाए हैं जहाँ आप भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने टेक करेंसी या किसी और ब्लॉग पे एक लिंक लगवाया हुआ है जहाँ पर टॉप 10 लिस्ट में उनका एक नाम शामिल है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके टेक करेंसी या जो भी ब्लॉग चला रहे हैं, आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं कि भाई मैं भी सेम कैटेगरी में हूँ और हमने भी इतनी मेहनतें की हैं, हमारे भी इतनी प्रोफाइल है, आपको शायद हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम ठीक हैं, तो ये आर्टिकल में आप अगर हमारा नाम भी ऐड कर लें तो हमारे लिए आपके लिए एक बेहतर आर्टिकल हो जाएगा और हमें ऑफ कोर्स लिंक मिलेगा। अगर वो कन्विंस हो जाएँ तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टेक क्रंच उस आर्टिकल में आप नहीं आ सकते, तो आप टेक क्रंच को एक और आर्टिकल पुश कर दें। अब आपको ये पता चल गया है कि टेक क्रंच को आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंपेटिटर ने भी सजेस्ट किया था उसको। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक डिफरेंट टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक, एक मेहनत करके आप उसको कंटेंट ऑफ़र करेंगे, वो आपको अलाउ करेगा पब्लिश करने पे और आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आपने कंपेटिटर ने लिया था। तो कंपेटिटर लिंक अगर आप रिसर्च करेंगे, आपको काफ़ी लिंक्स अपने कंपेटिटर्स के मिल जाएंगे। और ये नॉर्मली एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस तरह से कहलाई जाती है कि आपको एक तरह से पूल मिल जाता है कि आपने लिंक्स कहाँ बनाने हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आपने अगर कंपेटिटर्स को बीट करना है तो उनसे अच्छे लिंक्स बनाएं। अगर आप सिर्फ वही लिंक्स बनाएंगे जो आपके कंपेटिटर्स ने बनाए हैं, तो आप हमेशा उनसे पीछे रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे आगे हैं। आप वो भी बनाएं, लेकिन आप अपनी एक प्रोफाइल भी मेंटेन करें और उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कंपेटिटर आपको बीट ना कर सके और आप अपने कंपेटिटर्स को बीट करते चले जाएँ। अभी तक हमने बात की कि नेचुरल लिंक्स सबसे बेहतरीन लिंक्स हैं। ये वो लिंक्स हैं जो कि आपको लोग खुद देंगे, ना कि आप उनसे मांगेंगे। हम इसमें 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक और एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा कि नेचुरल लिंक्स आप कैसे ऑटोमेटिक तरीके से बना सकते हैं, इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। एक वाहिद तरीका नेचुरल लिंक्स लेने का ये है कि आप खुद अथॉरिटी बिल्ड करें, आप खुद इंडस्ट्री की अथॉरिटी बन जाएँ जिस इंडस्ट्री में आप हैं, ताकि जो भी लोग कोई बात करें वो आप ही को लिंक करें, ना कि किसी और को करें। उनके पास जब भी कोई जवाब ना मिल रहा हो, वो आपकी वेबसाइट पे आएँ और वो जवाब हासिल कर लें। ये कहने को थोड़ा सा मुश्किल है, इस पे टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये करने में अल्टीमेटली आपकी भलाई है। आप बाकायदा अपने आप को इस काबिल कर लेंगे कि ना सिर्फ आपको खुद ब खुद लिंक्स मिलें, बल्कि लोग आपको सेल्स भी देंगे, रेफ़र भी करेंगे और गूगल भी आपको इसकी क्रेडिट देगा, आपको ऊपर लेके जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको याद होगा मैंने आपको इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में बताया था, जिसका मतलब ये था कि आप अपने कस्टमर को सेल नहीं करते, आप अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और जब वो रेडी होता है बाय करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपसे ही आके बाय करेगा, क्योंकि आप उसका ट्रस्ट विन कर चुके होते हैं। अब यही चीज़ आपने वो लिंक करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमने वो, मेरे बताने का मकसद भी ये था कि एसईओ में इनबाउंड की काफ़ी अहमियत है। और इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली जो पुल मार्केटिंग कहलाती है, उसमें यूज़र खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढता है और एसईओ वाहिद ज़रिया है कि आप यूज़र को ढूंढने के लिए ढूंढते हुए यूज़र को आप अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। सो लोग चल के आ रहे हैं, जिसकी मिसाल अगर आप लें तो प्यासा कुएँ के पास खुद चल के आ रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिसको इंटेंट, मतलब उनको जिसको ज़रूरत है जिस तरह के कंटेंट की, आप वो कंटेंट क्रिएट करते चले जाएँ। जैसे लोग ढूँढ रहे हैं आपका कंटेंट, और वो क्या कहते हैं, आपको जब ढूँढ लेंगे
वो क्या करेंगे कि जब वो कोई और ढूंढेगा या कोई और उनसे पूछेगा तो वो उनको लिंक भी देंगे कि भाई आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, ये बेहतरीन वेबसाइट है, आपने जो भी करना है इस पर्टिकुलर निश में ये वेबसाइट सबसे बेहतरीन है। हम मिसाल ले रहे थे मोबाइल फ़ोन स्टोर की, जो कि हमने पहले कीवर्ड रिसर्च में भी एग्जांपल्स दी उसकी। मैं आपको उसी की एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने उसकी लिंक बिल्डिंग करनी हो तो मैं कैसे कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली लिंक्स बना सकूँ। तो होता ये है कि अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ तो मेरा यूज़र डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मोबाइल ठीक भी करना है, मेंटेन भी करना है, उसको सस्ता भी लेना है, उसको किसी को गिफ्ट भी लेके देना है। ये सारी चीज़ें वो मसले हैं जो मेरे यूज़र्स के साथ पेश आ सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मेरे टारगेट ऑडियंस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो मैं अगर अपनी ऑडियंस को समझ जाऊँ कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो क्या मांगती है, अव्वल तो मेरे बिज़नेस से क्या मांगती है, वो सारी चीज़ें मैं अपने वेबसाइट के ऊपर लिख लूँ। जस्ट सपोज़ कि एक मोबाइल सस्ता कैसे बाय करना चाहिए, या एक मोबाइल को कौन सा मोबाइल बेहतर है, आप गाइड करें उनको, ना कि आप उनको बेचें। तो आप जब उनको गाइड करेंगे, जब वो रेडी होगा बाय करने के लिए, वो आपसे आके ख़रीदेगा कि भाई आपने 5 मोबाइल में से मैंने जज किया कि मुझे ये वाला मोबाइल पसंद है और ये मेरे बजट में भी आ रहा है, तो मुझे ये मोबाइल चाहिए। ये वो इनबाउंड की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अडॉप्ट करके ख़ुद को अथॉरिटी में बिल्ड करेंगे, और अथॉरिटी जब बन जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको लिंक करना शुरू कर देंगे। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इतनी कि भाई आप लिंक बिल्डिंग में मेहनत कर रहे हैं। आपको खुद लोग आकर चलकर आपको लिंक्स देंगे, वो आपको बिला वजह मार्केट करेंगे, उनको वो इस कदर खुश हो जाएंगे कि अच्छाई जो है वो लोग वो उसको आपको एक्चुअली आपके ना ब्रांड एम्बेसडर बन के आपको मार्केट करेंगे। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें, आप कंटेंट लिखें, लिखवाएं, जैसे भी करें आप कंटेंट अपना प्रोड्यूस करें। वो वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, वो इमेज कंटेंट भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह का कंटेंट जो यूज़र को हेल्प कर सके। आप उस कस्टमर बाइंग जर्नी को, उस इनबाउंड के जो फ़नल को आप अंडरस्टैंड करते हुए जो लोग जो ढूंढ रहे हैं उनको आप हेल्प करेंगे, आप अथॉरिटी खुद ही बन जाएंगे। और अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी गूगल में रैंकिंग्स अच्छी हैं या गूगल में आपका रेट अच्छा है। वो भी तभी पॉसिबल है जब यूज़र्स के सामने आपकी रैंकिंग्स अच्छी हैं। तो अगर आप यूज़र्स की नज़र में बेहतर हो जाएंगे तो वो आपको लिंक भी करेंगे, उसी लिंक से आपकी गूगल में अथॉरिटी बनेगी और उसी लिंक से आप गूगल में रैंक भी करेंगे। तो अल्टीमेटली दोबारा से बात वही यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाती है कि यूज़र क्या मांग रहा है, आप यूज़र को अंडरस्टैंड करें, उसको उसका कंटेंट डिलीवर करें। और जब आपको लगे कि आपने ये सब कुछ कर लिया है तो आप मज़ीद दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, दूसरी चीज़ों को एक्सपेंड करें और उनको मज़ीद हेल्प करें।